गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए क्या एक चीज़ है जो कि अभी लग रहा है कि मिसिंग है? ये तो मैं अगर 10 सेकंड चुप रहूँ ना, लोग कमेंट से बता देंगे व्हाट इज मिसिंग. इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग टाइम. रियल एस्टेट के बारे में आप किस तरीके से सोचते हो? रियल एस्टेट जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है विच रन्स इनटू करोर्स एंड करोर्स, उसको कोई भी कर लेता है. $1 million लिस्टिंग्स. सो यू वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीजन. Yes. कितना रियल था या स्क्रिप्टेड भी होता है? Gaurav, that was as real as this podcast. I mean, your reality is very easier than reality TV, so enjoy it. आप तो इतने सारे बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स के साथ भी काम करते हो, छोटे वालों के साथ भी काम करते हो. कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि बिल्डर एजेंट्स को बता देते हैं बट फिर कहते हैं कि आगे मत बताना. इन बॉम्बे हमारे यहाँ पर सुपर एरिया चलता है, तो वी पे ऑन सुपर एरिया, बट हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं कारपेट एरिया. ऐसा रेड फ्लैग भी होता है? ऐसे बोल देते ना कि वी आर डन, मतलब सोल्ड आउट. सेकंड रेड फ्लैग इज व्हेन अ डील इज टू गुड टू बी ट्रू. ऐसा हुआ भी है कभी कि आपने बोला हो कि नहीं ये प्रोजेक्ट आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन? बहुत बारी हुआ है. Hi and welcome to another exciting episode of Real Better Podcast. मैं हूं आपका होस्ट गौरव कपूर और मैं पिछले 17 साल से गुड़गांव रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं. आपने बहुत सारे फैंसी ब्रोशर्स और फैंसी एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े डेवलपर्स डालते हैं आज के टाइम पे. बट आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं या बिल्डर के साथ कोई नया अपना घर लेने जा रहे हैं. आज की हमारी गेस्ट हैं दीप्ति मलिक, जो कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं और एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर भी हैं. इनकी बहुत अमेजिंग फॉलोइंग है इंस्टाग्राम के ऊपर एंड शी मेक्स अमेजिंग वीडियोस अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट एंड देयर प्रोजेक्ट्स. सो आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाय दीप्ति, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच गौरव, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू. सो फाइनली आज हम यहाँ पर हैं. फाइनली वी आर मीटिंग. बट हम आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहते हैं. थैंक यू सो हम मच. आपके सारी रील्स देखते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं. बहुत मज़ा आता है जो भी आप पोस्ट डालते हो ना, वो एक्चुअली में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. थैंक यू सो मच. एंड हमारे इस चैनल पे ना हमारा मकसद ये है लोगों को बताना कि रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट होम्स, इट इज एक्चुअली अबाउट योर इन्वेस्टमेंट. एंड रियल एस्टेट जो है ना वो एक इकलौता रियल इन्वेस्टमेंट होती है. मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट ही सिर्फ एक रियल इन्वेस्टमेंट है. सो इसीलिए मैं चाहता था कि आज आप आओ, आपके थॉट्स भी हम लें, हम अपने ऑडियंस को बता सकें कि रियल एस्टेट के बारे में आप किस तरीके से सोचते हो. नहीं, आपने से बहुत अमेजिंगली कहा कि रियल एस्टेट इज नॉट जस्ट अबाउट कि सिर्फ लिस्टिंग्स ही है, एक बड़ी ना होलिस्टिक पिक्चर एंड इट्स द ओनली रियल एसेट. I mean, before coming to the question कि what real estate means to me, मैं ना पहले यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे real asset, that's the physical asset, right? अगर हम बात करें stocks वगैरह, these are good form of investment, but real की बात करें तो that's real estate for you, physical properties. और एक चीज़ क्या है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप FD भी कराते हैं, आप स्टॉक्स भी करते हैं. सो इन केस इफ यू आर अ ब्रोकर इन रियल एस्टेट, यू नीड टू हैव अ लाइसेंस, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन. सेम गोज फॉर बैंकिंग एंड अदर फॉर्म्स. रियल एस्टेट जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है विच रन्स इनटू करोर्स एंड करोर्स, उसको कोई भी कर लेता है. कोई भी कर सकता है ना. तो बैरियर टू एंट्री इज वेरी लो, बट इट्स अ गुड थिंग इन द सेंस कि नहीं तो फिर मतलब कि मैंने सोचा कि आई शुड डू रियल एस्टेट, आई कुड डू इट फ्रॉम द वेरी सेकंड डे. बट इट्स अपॉन अस नाउ कि अब हम आ गए इस फील्ड में, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो, नॉलेजेबल हो, सो दैट वी कैन help the buyers to take the informed decision. And coming back to your question कि real estate for me, I mean it's my passion to be honest. और मुझे ऐसा लगता है ना, it's a beautiful mix of emotions and economics. इकोनॉमिक्स क्यों? बिकॉज इट्स डिमांड एंड सप्लाई. घर है, लोगों को ज़रूरत है, कहीं नई सप्लाई आ रही है, कहीं नई डिमांड आ रही है, राइट? उसी से आपका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है. एंड इमोशन इन द सेंस बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद रीसेल. तो जब लोगों को घर मिलता है, दैट जॉय, दैट हैप्पीनेस कि हाँ मेरा पहला घर है, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है. दैट इमोशन, सेलर भी खुश होता है कि उसको अपना राइट प्राइस मिल गया, देन ही विल ऑल्सो री इन्वेस्ट.
इन्वेस्टर के लिए भी एक नया इमोशन है, यू नो दैट रश कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिला है, बहुत अच्छी एग्जिट मिली है, या रेंटल यील्ड बहुत मिला है. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स. होता क्या है, जब भी कोई घर खरीदता है फिर वो अपना पहले हवन कराएगा, फिर उसके बाद वो हाउस वार्मिंग रखेगा. हमें भी लोग इनवाइट करते हैं कि आपने घर दिलाया, आपने तो जरूर आना है. तो बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है. रिलेशनशिप ही बन गया अब तो. इट्स नॉट लाइक कि अब कोई ऐसा नहीं है कि आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हो तो ब्रोकर ही बन के रहते हो. यू हैव बिकम मोर लाइक अ पार्ट ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली. अगर आप सही इन्वेस्टमेंट कराते हो, एग्री, हाँ, तभी आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो और उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो. सो मेरा भी सेम ही मानना है कि रियल एस्टेट एक्चुअल में जो है इट इज़ अ इमोशनल डिसीजन. एंड ऑल्सो मेरे लिए रियल एस्टेट इज मोर अ पाथ टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कभी भी चाहते हो कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं और मेरे को काम ना करना पड़े पैसे कमाने के लिए, तो सिर्फ रियल एस्टेट ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है. एग्जैक्टली, आपको पैसिव इनकम देगा इन फॉर्म ऑफ रेंटल यील्ड, और यू कैन इन्वेस्ट, ट्रेड, इन्वेस्ट इस तरीके से भी कर सकते हो. एग्री. आई मीन विद अ वेरी हेल्दी मिक्स, आई वुड से. एक चीज और बताओ, आज अगर आपको जेन जी को या जेन अल्फा को एक्सप्लेन करना हो रियल एस्टेट, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको आइडिया नहीं, तो आप थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? वेल टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ जेनजी की बात नहीं, अगर मैं भी 16 साल की थी ना तो मुझे भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल एस्टेट. हाँ, ये जरूर पता था रियल एस्टेट होता है, बिल्डिंग्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये रियल एस्टेट है. बट उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे है, तो क्योंकि उस वक्त ना ऑब्वियसली जेनजी, आई मीन आई वुड बी, दे आर मोर इन द डेटिंग फेज, दे आर मोर कंसर्न्ड कि ठीक है हाउ इज माय गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड डूइंग, और ये सब, रादर देन कि कौन सी मार्केट क्या कर रही है. बट हाँ, आई मीन अगर आपने उसमें करना भी नहीं, बट इट्स अ गुड एज टू लर्न रियल एस्टेट, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू. तो मतलब इट कुड बी एज लेम एज thinking of an ice cream truck, if I could see. Like when I was growing up, I used to love ice cream. तो होता क्या है, जैसे कि for example in summers, peak summers, कई बार ऐसा होता है आपका फेवरेट आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. सो दैट्स रियल एस्टेट फॉर यू. लिमिटेड इन्वेंट्री है, लिमिटेड आइसक्रीम का स्टॉक है, और बहुत सारे लोग खाने आ गए तो वो निकल भी जाती है, और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक रह जाएगा तो उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं. सो दिस इज समवॉट रियल एस्टेट फॉर यू. सो लैंड इज स्केर्स, आई मीन the resource is finite but the potential is limitless. पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड नहीं बढ़ रही है. हाँ. सो लोगों को यही समझना है कि रियल एस्टेट एक तो आपका घर हो गया, एक आपका ऑफिस हो गया, ठीक है. अगर हम बच्चों के लिए भी समझाएं तो उनका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब रियल एस्टेट है. Exactly, everything. The cafe they go to is real estate. The school that you rightly mentioned is real estate. और किस चीज की कब डिमांड आती है, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल स्पेसेस की पहले डिमांड आती है, हाई पेइंग जॉब्स आते हैं, तो फिर आपकी रेजिडेंशियल डिमांड आती है, रेजिडेंशियल डिमांड आती है तो फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, गुड स्कूल्स चाहिए होते हैं, हॉस्पिटल्स, F&B, एंटरटेनमेंट जोन. तो इसी तरीके से ये रियल एस्टेट की कहानी चलती है. हाँ, और मेरा मानना है कि जितना जल्दी आप एटलीस्ट स्टार्ट करो उतना अच्छा है. अगर बच्चे आज एटलीस्ट लर्न करना भी स्टार्ट करें, कुछ पढ़ना भी स्टार्ट करें, तो आने वाले टाइम में तभी वो आगे उनको प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगी. एग्जैक्टली, कि हाँ जो और चीजें आप कंज्यूम करो उसमें थोड़ा बहुत रियल एस्टेट भी करो. बट आई गेस इट्स चेंजिंग नाउ, मोर एंड मोर पीपल, थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सेसिबल हो चुकी है कि लोगों को पता चल रहा है कि हाँ फन वे में उनको जानने को मिल रहा है रियल एस्टेट में क्या चल रहा है. बिकॉज नाउ अ 16-year-old वुड नो कि अच्छा ब्रांडेड रेजिडेंसेज आ रहे हैं, DLF कुछ है, सेंट्रल पार्क कुछ है, कुछ ग्रीन एरियाज है, मतलब नाउ दे आर अवेयर कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एटलीस्ट एट द मैक्रो लेवल. और मैंने भी ये भी देखा है कि पहले क्या होता था, हमारे फादर डिसीजन लेके आ जाते थे. जैसे हम पहले दिल्ली रहते थे, तो वो आए गुड़गांव, उन्होंने गुड़गांव में घर खरीद लिया और हमें आके बता दिया कि अब हम गुड़गांव जा रहे हैं, मैंने डिसीजन ले लिया है. बिल्कुल. बट अब मार्केट बहुत चेंज हो गई है, अब बच्चे डिसाइड करते हैं. 100%. बच्चे भी आके अपना देते हैं, पापा मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है DLF का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, वो वाला ले लो. 100%. इनफैक्ट क्योंकि ना उनको ये होता है कि इफ यू सी द सैम्पल अपार्टमेंट्स, तो वो ना किड्स एरिया में भी बहुत ध्यान देते हैं. किड्स एरिया हो गया, किड्स रूम हो गया, कि बिकॉज सो दे कैन बी इंस्पायर्ड कि मेरा रूम ऐसा होगा. सो दे नो, दे काइंड ऑफ नज ऑल्सो कि हाँ ठीक है अब मुझे ये वाला चाहिए, दिस वन इज बेटर, आई कैन सी माई सेल्फ लिविंग हियर, मुझे ये वाला इकोसिस्टम ज्यादा पसंद आ रहा है. तो और इंस्टाग्राम फ्रेंडली घर चाहिए सबको, जहां से वो रोज पिक्चर पोस्ट कर सके. एग्जैक्टली, हर चीज के लिए. सो टेल मी वन थिंग, अगर आपको वन वर्ड में गुड़गांव रियल एस्टेट को एक्सप्लेन करना हो, तो क्या वर्ड आप दोगे गुड़गांव रियल एस्टेट के लिए? You know, only one word comes to my mind and you would totally agree with me. It is dynamic.
ओके बिकॉज गुड़गांव इतना डायनामिक है ना, इट चेंजेस एवरी सिंगल डे, राइट. अगर आप सोचो कि I mean, a farmland turned into a gated community. Dusty roads becomes luxury growth corridors. Yeah, agree. Right? कुछ टाइम 10-12 साल पहले देखो तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहते थे कौन जाएगा वहाँ पे, जंगल है. नाउ सी द्वारका एक्सप्रेसवे इज पिकिंग अप. तो बहुत ही डायनामिक है. लग्जरी की भाषा बदलती रहती है हर दिन, राइट. लग्जरी पहले होता था कि मोर ऑफ बिगर स्पेसेस, फिर हो गया नहीं, ग्रीन एरिया ज्यादा चाहिए, घर थोड़ा छोटा भी चलेगा, एम्यूनिटी ज्यादा चाहिए. अब तो क्लब हाउस चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, हाँ मिनिमम लाख तो एटलीस्ट चाहिए. नाउ इट इज ब्रांडेड रेजिडेंसेस. तो बहुत सारी लाइक जेकब एंड को आ रहा है. लाइक हु वुड हैव थॉट 5 years और 10 years अगो कि दिल्ली में या नोएडा में ऐसी कोई चीज आएगी जेकब एंड को की कलेक्शन है. इट इज अ कलेक्टर्स आइटम, राइट. कि आप वॉच खरीद रहे हो, अब आप एक अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो. सो इट हैज कम्प्लीटली चेंज. इट्स वेरी डायनामिक. इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स इवॉल्विंग. मेरे से भी कोई पूछता है तो मेरे दिमाग में 2 वर्ड आते हैं. एक तो पावर हाउस. मेरे को ऐसा लगता है कि गुड़गांव में जो पावर है या जो एनर्जी है ना, वो अभी और कहीं भी नहीं मिल रही. आप दिल्ली चले जाओ, आप और किसी सिटी में चले जाओ, तो ऐसा लगता है रियल एस्टेट ठंडा है. यहाँ ऐसे लगता है कि पावर है उसके अंदर. हाँ एग्जैक्टली, पावर और हर तरीके से इन्वेस्टमेंट है. अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो पहली बात सैचुरेटेड है, बहुत कम पॉकेट्स बच गए हैं. बट गुड़गांव तो अभी तो सिटी एक्सपैंड करना शुरू हुआ है. एंड इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ लैंड है. न्यू गुड़गांव आ रहा है, कल को ग्रेटर गुड़गांव भी आ जाएगा, राइट. आई मीन देयर इज नो लिमिट व्हेन इट कम्स टू ग्रोथ इन गुड़गांव. और एक वर्ड और है, वुड यू एग्री? मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ गोल्ड माइन. इट इज गोल्ड माइन इंडीड. इट इज 100%. People have minted money, people have made money rightfully, सबसे important. और कुछ लोग कहते हैं कि गुड़गांव इज नाउ वी कैन राइट इट ऑफ कि हो चुका है ग्रोथ स्टोरी. दे डोंट रियलाइज इट इज पार्ट ऑफ एन इकोनॉमिक साइकिल. मतलब कोई भी आप वर्टिकल देख लो, कोई भी आप सेक्टर देख लो, सभी का ये है. इट्स नॉट लाइक कि अगर थोड़ा बहुत स्टेग्नेशन आई भी है या करेक्शन भी आई, डज नॉट मीन कि वो नेक्स्ट बूम नहीं आएगा. ऑब्वियसली आएगा. थिंग्स विल correct in the short run, but long term it is definitely a gold mine. Yeah, and मेरे फादर तो हमेशा में ये सिखाते थे कि जितना भी आप परचेज कर सकते हो कर लो. That's the right time. क्योंकि आज से 10 साल बाद तो शायद गुड़गांव खरीदने लायक भी नहीं होगा. हाँ, और बहुत लोगों के लिए अभी भी नहीं है, to be very honest. अब थोड़ा सा रियल बात भी करते हैं. बिल्कुल. क्योंकि होता क्या है कि हम अच्छी बातें तो हमेशा करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया है कि कोई ऐसा स्कैम या कोई बिगेस्ट स्कैम जो आपने अभी देखा हो रिसेंट टाइम में रियल एस्टेट के अंदर या गुड़गांव रियल एस्टेट के अंदर, जो आप बताना चाहो कि यार ऐसे स्कैम से बच के रहना चाहिए. देखो स्कैम्स तो ना बहुत होते हैं, आई एम श्योर पीपल वुड बी अवेयर ऑफ इट. क्योंकि मैं यहाँ पे वो स्कैम की बात नहीं करूँ विच आर ह्यूज इन वॉल्यूम और वैल्यू, क्योंकि उसके बारे में हर जगह आपको न्यूज़पेपर में भी आ जाता है. इट इज़ पब्लिसाइज्ड ऑल्सो. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्कैम्स जो हर दिन हो रहे हैं. इन द सेंस आई वुडंट कॉल इट स्कैम, बट जो बिट्रेड है या जो चीटेड अपॉन है उसके लिए तो वो एक स्कैम ही है. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ब्रोकर्स, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एवरीबडी, बट हाँ वो होता है ना कि अपने कुछ फ्यू कमीशन के चक्कर में, कुछ नंबर्स के चक्कर में, या देर मैरिड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दे वुड कीप ऑन पुशिंग रॉन्ग प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, रादर देन मैरिड टू द क्लाइंट्स नीड, दे मैरिड टू द प्रोजेक्ट. इस तरीके से तो मुझे लगता है कि वो छोटा मोटा स्कैम, मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ लोग, उनको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर बेल्ट ले लो, वहाँ पर इतने हाई स्ट्रीट रिटेल आ गए, उसकी डिमांड भी नहीं है, कहाँ से लेकर आओगे, क्योंकि अभी फैमिलीज मूव इन नहीं हुई है, राइट. 3-4 ही टेनेंट्स हर जगह ही थोड़ी ना, लाइक हल्दीराम्स, मैकडोनल्ड्स, ये नहीं है कि हर माइक्रो मार्केट में वही होते रहेंगे. एंड येट यूर पुशिंग पीपल, एंड फॉर सम पीपल इट इज देयर हार्ड अर्न मनी. शायद वो एक ही प्रॉपर्टी अफोर्ड कर पाएंगे, और इफ दैट गोज रॉन्ग देन इट्स अ स्कैम फॉर देम. तो मेरे को ऐसा लगता है कि एजेंट के हाथ में काफी पावर होती है, बहुत बड़ी पावर है. आई मीन दिस इज द बिगेस्ट पावर दैट वी हैव इन द इन्फ्लुएंस दैट वी हैव. हम किसी के करोड़ों, मतलब करोड़ ऑफ रुपीज निकलवा रहे हैं उनकी जेब से और कहीं लगवा रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस. और एक स्कैम अभी थोड़े टाइम पहले भी आया था, अब शायद लोग भूल भी गए होंगे उसको, बट मैंने देखा था अप्पू घर करके एक स्कैम आया था यहाँ पे. बिल्कुल. तो होता क्या है, वो भी उन्होंने भी ना हमारे इमोशंस के साथ ही खेला था, क्योंकि हम जो जनरेशन है, हमने बचपन में अप्पू घर देखा हुआ है. तो यहाँ पर उन्होंने अप्पू घर लॉन्च किया, बट बाद में पता चला कि वो सारा का सारा स्कैम ही था. हाँ, इट इज स्टक. इनफैक्ट माय वेरी क्लोज अंकल, ही इज इन्वेस्टेड इन दैट.
तो बस यही लगता है कि हाँ वही ना, जैसे मैंने बोला इट्स इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स, इफ इट्स प्योरली इकोनॉमिक्स प्योरली नंबर्स तो शायद ये बिकेगा भी नहीं इतना इजीली। आप इमोशंस पे ही टैप करके बहुत इजीली सेल कर सकते हो, बट वन हैज टू बी वेरी कॉशियस एंड बिवेयर कि क्या चीज लगाना है। टेक योर टाइम, देयर इज नो रश। फोमो में तो बिल्कुल ही मत जाओ, बिकॉज कुछ देखो, कुछ हो सकते हैं प्रोजेक्ट वर्दी ऑफ फोमो कि दोबारा शायद आए ना आए, बट नॉट एवरी प्रोजेक्ट कैन बी अ फोमो। हाँ, एंड आई थिंक रेरा आने के बाद ये काफी चीजें अब सॉर्ट भी हो गई हैं। 100%। जो बड़े बड़े स्कैम सुनने में आते थे वो रेरा से पहले आते थे। तो टेल मी, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या अपना घर खरीदना हो, सो आप उनको क्या बोलोगे कि ये तो बिल्कुल मत करना? देर आर फ्यू थिंग्स आप उनको समझाओगे कि देखो ऐसे मत करना या इस बिल्डर के पास मत जाना, तो वो क्या टिप्स रहेंगी? देखो, जिस मैंने अभी आपको कहा ना कि फोमो में मत करना, सबसे बड़ा मेरा जो एडवाइस रहेगा वो फोमो ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी यंग इनटू रियल एस्टेट, तो मुझे भी ना बहुत चीजें, जैसे मैं दुबई जाती हूँ तो मुझे लगता है कि वाओ आई शुड इन्वेस्ट हियर, और या फिर मतलब कोई नई चीज आती है, बट वी फॉरगेट टू सी कि अभी इट इज जस्ट अ विजन। वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, आपकी सच में रिक्वायरमेंट है वहां पर या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग हियर इन गुड़गांव और मैं कहीं गई हूँ से लेट्स फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, मैं भी हैदराबाद ट्रैवल कर रही थी। आई लव द सिटी, रेंटल यील्ड बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल बहुत है सिटी, बट क्या मैं किसी को फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को बोलूंगी कि वहां जाके इन्वेस्ट करो? नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव द लोकल कंट्रोल देयर। ईदर यू हैव समबडी हु कैन टेक केयर, आपका कोई ट्रस्टेड एसोसिएट भी है ना वहां पे, वो भी आपके लिए ड्यू डिलिजेंस कर लेगा, बट नॉट जस्ट ब्लाइंडली कि हाँ जस्ट यू हर्ड एंड यू आर हेडिंग देयर। तो फोमो में मत जाओ और किसी चीज के बारे में जस्ट विद अ वेरी लिटिल नॉलेज मत जाओ। यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन, या जहां पर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सको टू सी हाउ योर इन्वेस्टमेंट इज परफॉर्मिंग। सो टेल मी वन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक जो आजकल यंग लोग जो हैं, जो अपने 20s या 30s में हैं, आपने देखा हो कि यार बहुत कॉमन है, सारे के सारे यही मिस्टेक्स कर रहे हैं? मतलब वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज, उनको लगता है वी टू यंग टू थिंक अबाउट रियल एस्टेट। ओके। हाँ, उनको लगता है अभी तो सारी उम्र पड़ी है, रियल एस्टेट कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रही आप जाके इन्वेस्ट करो, आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी होना चाहिए। ऐसे ही ना हो कि आपने इन्वेस्ट कर लिया एंड देन यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स कि मेरी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई, पैसे नहीं है। द लीस्ट यू कैन डू इज बी अवेयर कि क्या चल रहा है, कि कैसे रियल एस्टेट मेरे लिए हेल्पफुल है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जेनजी की, चलो दैट्स टू सून अगर मैं सोचूं भी, बट 20s एंड 30s इज अ राइट टाइम टू थिंक अबाउट रियल एस्टेट एज वन ऑफ द एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है एंड यू डोंट हैव दिस सफिशिएंट फंड, तो आप कंसोर्टियम बना लो, पूल बना लो ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, लोन ले लो। हाँ, लोन ले लो। और जब आप बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हो जाते हो ना, तो यू हैव मोर ब्रेन्स, तो आप गलत डिसीजन भी कम बनाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है छोटे छोटे पोर्शन में आके एक साथ इकट्ठा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ बिगर डील एज वेल। हाँ, लोगों को ऐसे लगता है ये तो शायद पापा और दादाजी के काम होते हैं, ये हमारे काम नहीं है। बट अब इट्स चेंजिंग, आई फील। हाँ, आई हैव लॉट मेनी क्लाइंट्स, यंग कॉर्पोरेट्स, स्पेशली फ्रॉम KPMG, EY, गूगल, जो कि उन्होंने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए। बट कई बार हमें ही पुश करना पड़ता है। मेरे भी बहुत सारे यंग क्लाइंट्स हैं, उनको फाइनली हमें ही पुश करना होता है। एक गलती जो वो करते हैं ना, वो हमेशा रिसर्च मोड पे ही रह जाते हैं। बिल्कुल, वो सालों साल रिसर्च ही करते रहते हैं कि अभी गिरेगी मार्केट तब मैं लूंगा, अभी गिरेगी तब मैं लूंगा। एंड देयर इज नेवर अ राइट टाइम इन रियल एस्टेट। हाँ, नाउ इज द राइट टाइम। वो हमेशा चेजिंग गेम में ही लगे रहते हैं कि बस अभी नेक्स्ट ईयर ले लूंगा मैं। तो कई बार मुझे उनको गुस्सा करना पड़ता है और बोलना पड़ता है नहीं, अभी चेक काटो, अभी चेक काटो आप। अच्छा, फॉर्चुनेटली ना, मतलब कि द टाइप ऑफ क्लाइंट्स दैट आई हैव, मैं उनको इस तरीके से मतलब कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दूँ, थोड़े पास्ट एग्जांपल्स दूँ, केस स्टडीज दूँ, कि उनको लगे कि नाउ वी नीड टू एक्ट नाउ। एक चीज और बताओ, आप तो इतने सारे बड़े बड़े डेवलपर्स और बिल्डर्स के साथ भी काम करते हो, छोटे वालों के साथ भी काम करते हो, तो मैंने देखा है उनके जो ब्रोशर्स होते हैं या उनकी जो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स होती हैं बहुत ही फैंसी होती हैं। दे मेक फैंसी वेबसाइट्स, फैंसी ब्रोशर्स, एक एक ब्रोशर 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार का ब्रोशर होता है, बट उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मिसिंग होती हैं। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि किस प्रोजेक्ट के लिए जाना है, किस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाना है, उसके क्या फाइन प्रिंट्स होते हैं जो आप देखते हो पहले? वैसे दिस क्वेश्चन इज वेरी राइट, बिकॉज इफ यू सी कि लोगों ने ना ब्रोशर को इतना सुंदर बना दिया, इट कुड बी अ गुड कॉफी टेबल बुक। हाँ, तो मुझे लगता है, मैं पर्सनली ना ब्रोशर को बाद में देखती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि द ब्यूटी ऑफ अस एज अ कंसल्टेंट इज कि हमें पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तो हमें डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पता है, हिस्ट्री पता है,
लेगेसी पता है और फ्यूचर की पाइपलाइन। लोग कहते हैं ना कि लेगेसी पता होनी चाहिए, आपको फ्यूचर की पाइपलाइन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बट क्लाइंट कैसे देखे? क्लाइंट तो फैंसी ब्रोशर देख के ही वो फिसल हमारा जाता काम है ना उनको बताना। इसलिए मैं तो ब्रोशर को बोलती हूँ दिस इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन व्हेन यू हैव समबडी फिजिकली इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल द एक्चुअल रियलिटी। तो ब्रोशर को इतना ज्यादा वो मत करो, इट शुड बी जस्ट एडिशनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? तो ये हमारा काम है कि हम उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि देखो ब्रोशर तो अगर आप देखोगे सभी के बहुत अच्छे हैं, तो वो तो कंफ्यूज ही करेंगे क्लाइंट्स को, राइट? कि कौन सा अच्छा है। तो ये तो होगा किसका बेटर प्रिंट है, किसका बेटर पिक्चर है, किसकी बेटर ग्राफिक्स है। दीज आर जस्ट आई मीन सुपरफिशियल लेवल पे। ये हमारा काम है कि हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट उनकी नीड को इम्पोर्टेंट है, नॉट बिकॉज कि एवरीबडी इज फ्लॉकिंग टुवर्ड्स वन प्रोजेक्ट। नहीं, मे बी यू आर वेल सूटेड, योर बजट इज वेल सूटेड और योर रिक्वायरमेंट इज वेल सूटेड टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो यू आर सेइंग कि पहले एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना जरूरी है। 100%। जब तक आपके पास कंसल्टेंट नहीं है, खाली ब्रोशर्स पे डिसीजन मत लो। हाँ, बिकॉज नहीं ले पाएंगे। दिस इज एज गुड एज नॉट गोइंग टू द स्कूल गेटिंग योर बुक्स। आप बुक्स खरीद के लेके आ गए, अब यहीं बैठ के पढ़ रहे हो, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कोई स्कूल में बताने के लिए नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड ऑल्सो आई फील कि ग्राउंड रियलिटी चेक करना भी बहुत जरूरी है कि ग्राउंड पे अभी क्या हो रहा है, एंड उसने पहले बिल्डर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, वो किस क्वालिटी के डिलीवर कितने वेल मेंटेन्ड है, किस तरीके के लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और फ्यूचर में एवरीबडी टॉक्स अबाउट हिस्ट्री कि उन्होंने पहले क्या दिया है, बट व्हाट आई फील इज कि फ्यूचर में क्या आने वाला है। अगर आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है फ्यूचर में, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अभी कुछ प्रेजेंट वाले में या जो अपकमिंग है उसमें कुछ गलत इसलिए नहीं करोगे बिकॉज आपके फ्यूचर की पाइपलाइन को खराब कर सकते हैं। व्हाई वुड क्लाइंट्स गो एंड कीप ऑन परचेजिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? तो आपकी लॉयल्टी और रिपीट कस्टमर्स को खराब कर देगा। ओके कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि बिल्डर एजेंट्स को बता देते हैं, बट फिर कहते हैं कि आगे मत बताना। तो ऐसा आपके साथ भी होता है? कुछ चीजें होती हैं ऐसी जो बिल्डर्स कहते हैं ये आपको तो मैं बता रहा हूँ बट आगे मत बताना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रेरा नहीं आया, या अभी रेरा अप्लाई भी नहीं करा और आप चेक्स उठाने शुरू करो, ऐसा भी कुछ होता है आजकल? वैसे देखो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, तो पूरी उसमें हो रहा है मार्केट में। इफ आई से कि मैं नहीं करूंगी तो दिस इज नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क वेल। व्हाट आई फील इज कि अब क्लाइंट्स को भी पता है इन चीज़ों का। नाउ देर अवेयर कि लॉन्च क्या है, प्री लॉन्च क्या है। प्री लॉन्च इज एज गुड एज प्री रेरा। इवेंचुअली रेरा तो आ ही जाएगा, एंड पीपल कैन एक्चुअली गो ऑन टू द वेबसाइट एंड सी कि वहाँ पे लिखा होता है अप्लाइड फॉर। तो आजकल ना क्लाइंट्स भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हो चुके हैं, स्मार्ट हो चुके हैं। और कुछ चीज़ें अगर बिल्डर सोचता भी है कि हम नहीं बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग ना एफिशिएंसी और लोडिंग नहीं समझ पाते हैं बिकॉज अनलाइक इन बॉम्बे हमारे यहाँ पर सुपर एरिया चलता है, तो वी पे ऑन सुपर एरिया, बट हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं कारपेट एरिया। तो और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट स्टिल इट इज योर राइट टू नो कि क्या होना चाहिए और आपको अपने क्लाइंट्स को बताना चाहिए। तो माई फर्स्ट थिंग जब कोई क्लाइंट आता है ना कि मुझे यहाँ पे लेना, तो मैं उनको पहले बता देती हूँ देखो एफिशिएंसी कम है, येट यू वांट टू परचेज बिकॉज ऑफ द एमिनिटीज, द लाइफस्टाइल, द मोर कॉमन एरियाज इट हैज, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपके लिए बेडरूम का साइज इतना ज्यादा मैटर, इफ इट्स नॉट अ डील ब्रेकर और डील मेकर। आई थिंक रेरा आने के बाद ये चीज़ें काफ़ी सॉर्ट भी हो गई हैं। अब जो है ना ब्रोशर के अंदर या उनकी वेबसाइट के अंदर उनको मेंशन करना पड़ता है। बिल्कुल। सो बट बिल्डर उसमें भी क्या स्मार्टली प्ले करता है, इतना फाइन प्रिंट होता है, उसमें लिखा होता है सुपर एरिया 3500 स्क्वायर फीट, वो तो बड़ा बड़ा लिखा होता है, और बहुत अंदर नीचे फाइन प्रिंट में लिखा होता है कारपेट एरिया 1750, विच इज एज गुड एज 50%। बट वो इतना फाइन प्रिंट होता है कि शायद कोई पढ़ पाता है उसको। हाँ, तभी तो मैंने कहा ना गुड कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे विल डू ऑल द मेसी वर्क, द हार्ड वर्क, जो भी कुछ है टू रीड इन बिटवीन द लाइंस, वो हम करेंगे आपके लिए। जस्ट ट्रस्ट अस, मतलब द गुड वंस आई वुड से, एंड विल मेक श्योर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता चले। और एक और चीज जो बिल्डर, नॉट एवरीबडी बट हाँ ऐसे बोल देते ना कि वी डन, मतलब सोल्ड आउट, कि इन्वेंटरी बहुत लिमिटेड है, बट वी नो द ट्रू पिक्चर। तो ये चीजें भी है, बट हाँ वी कीप टेलिंग आवर क्लाइंट्स, लाइक एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डू एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो डू द सेम थिंग। आप एक फेयर पिक्चर बता के चलते हैं। बट आई थिंक ये तो फैशन ही हो गया है। अगर कोई भी बिल्डर 1 वीक के अंदर सोल्ड आउट नहीं है तो फिर ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो ये तो आई थिंक फैशन ही हो गया। दैट्स अ सैड स्टोरी। देखो अभी होता भी क्या, अगर सोल्ड आउट नहीं भी हुआ, प्रोजेक्ट सस्टेनेंस में बिकेगा, दैट्स हाउ इट शुड बी। बट हम अब जज करने लगे, अच्छा सोल्ड आउट नहीं हो गया, ये तो प्रोजेक्ट ही बकवास है। इवन क्लाइंट्स और ब्रोकर्स खुद भी आपस में बात करते हैं, अच्छा ये तो 3 दिन में सोल्ड आउट होना था, हुआ ही नहीं, तो ये प्रोजेक्ट ही बकवास है। बिकॉज वो
इसी तरीके से वो नैरेटिव क्रिएट किया गया है। बट पहले उल्टा होता था, पहले ये होता था कि बिल्डर जो इन्वेंट्री होल्ड करके चल रहा है दैट इज अ गुड बिल्डर। पहले होता था कि उसने 20% सेल आउट कर दिया एट इनॉग्रल, फिर उसके बाद 20% वो मिड में सेल आउट करेगा और मैक्सिमम इन्वेंट्री वो पोजीशन पे सेल आउट करेगा। एग्जैक्टली, आप प्राइजेस भी मतलब डेवलपर के लिए भी अच्छा है, वो अच्छा प्राइस रियलाइज कर सकता है जितने धीरे धीरे वो बेचेगा। इट्स गुड फॉर द इन्वेस्टर्स और बायर्स जिन्होंने पहले एंटर किया है, राइट, बिकॉज इट हेल्प्स देम टू इंसेंटिवाइज। बिल्कुल। So give us your top secrets that developers don't want any buyers to know. Efficiency is one thing, limited inventory is the second thing, कि वो नहीं बताते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जब उनसे पूछो क्या आपका पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस क्या रहेगा तो वो नहीं बताते। मेंटेनेंस ओनली कि मेंटेनेंस क्या है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आप ना थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हो मेंटेनेंस का, कि अगर बिल्डर नहीं भी बताता ना तो मैं क्लाइंट को बोल देती हूँ लेट्स कंपेयर कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में उस लेवल के उसमें आ रहा है, राइट। इफ इट्स अ सुपर लग्जरी ऑब्वियसली मेंटेनेंस इज गोइंग टू बी ऑन दी हायर साइड, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए उस क्लब हाउस को, उस ओपन एंड ग्रीन एरियाज को बहुत पैसे लगते हैं। यू हैव अ फुल टीम टू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रीमिसेस और ये सब, तो बिल्डर कभी भी नहीं बताएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लगता है शायद वो भी नहीं बता पाएंगे कि 5 साल बाद कितनी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, राइट। बट आपको आइडिया लग ही जाता है फिर भी। बट हाँ, दीज आर द थिंग्स दैट क्लाइंट शुड एक्चुअली आस्क। और ये भी नहीं बताते कि कल को क्लब हाउस चार्जेस क्या होंगे, एक्स्ट्रा कार पार्क लेनी है तो उसके चार्जेस क्या होंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप पूछो तो शायद डेवलपर भी नहीं बता पाता। हाँ, वो यही कहते हैं कि अभी येट टू बी डिसाइडेड, हम अपने कॉस्ट फिगर आउट कर रहे हैं। मतलब देखो इसमें ना दोनों तरीके के केसेस आई फील। आई एम नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली ब्लेम बिल्डर्स ऑल्सो, जैसे कि उन्होंने विजन बनाया है कि हमने ऐसा क्लब हाउस बनाना है, दैट्स जस्ट अ विजन। अब उनको एग्जीक्यूट करने में कितने चार्जेस लगेंगे। जब भी हम पर्सनली भी अगर सोचते हैं, हम कहते हैं ना जब शादी भी करते हैं तो एक बजट होता है माइंड में, इट ऑलवेज ओवर एक्सीड्स। ऑलवेज घर खरीदने जाते हैं वो भी एक्सीड करता है। तो आपके दिमाग में कुछ होता है, जब आप एग्जीक्यूट करने चलते हो, उसको ग्राउंड पे लेके आते हो, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, तो कई बार वो एक्सीड कर जाती है, बट दैट्स नॉट द केस एवरी टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टेंटेटिव आइडिया तो फिर भी होना चाहिए क्लाइंट को। सो दैट्स द लीस्ट द बिल्डर्स कुड डू, लाइक गिव अ टेंटेटिव आइडिया कि वो बाद में एक शॉक की तरह ना आए। और ऐसे ही मेरे को लगता है ब्रांडेड रेजिडेंसीज में भी ऐसे ही होगा। कल को उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली है, अगर हम एक ब्रांडेड ले रहे हैं, वेस्टर्न ले रहे हैं, ओबेरॉय ले रहे हैं, तो उसकी हमें नहीं पता कि उसकी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आने वाली है। एंड देन आई फील कि वो है भी एक, इट्स ओनली पीपल हु काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज है क्या, जिनको वो लग्जरीज चाहिए, जिनको लग्जरी चाहिए, जिनको वो एड्रेस चाहिए, जिनको वो चाहिए कि हाँ पीपल शुड नो दैट वी हैव अराइव्ड इन लाइफ। जैसे ट्रम्प टावर हो गया, ट्रम्प टावर हो गया है, आपका एली साहब है, जेकब एंड को है, देयर आर मल्टीपल। अब क्योंकि नाउ इट्स नॉट जस्ट कि घर एक घर है, इट्स बियॉन्ड द वॉल्स, द स्क्वायर फुटेज। किसी को लगता है इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इफ आई लाइक टू कलेक्ट वॉचेस तो मुझे मेरा घर भी वैसे ही होना चाहिए, राइट। अगर इफ आई एम इनटू डिजाइनर वेयर तो मेरा घर की भी लैंग्वेज वही होनी चाहिए। इफ आई एम से फॉर एग्जांपल आई लव वेयरिंग और मुझे लगता है कि मेरी एथोस उस ब्रांड के साथ बहुत जाती है, तो मैं वर्साचे वाले घर में रहूँगी बिकॉज आई अंडरस्टैंड द डिज़ाइन लैंग्वेज। तो जो लोग मुझसे मिलने आएंगे तो वो भी देखे कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई लिव इन। तो इस तरीके से इट्स मोर ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन पर्सनल आइडेंटिटी। एक चीज़ और है, हर ब्रोशर के अंदर लिखा होता है सुपर लग्जरी, या लिखा होगा स्मार्ट होम्स। ऐसे बहुत सारे फैंसी वर्ड हैं जो अब हर ब्रोशर के अंदर ही लिखे हैं। भले 1.5 करोड़ का घर हो, भले 15 करोड़ का घर हो, सब में लिखा है लग्जरी होम। तो उसको कैसे बंदा आइडेंटिफाई करेगा, या क्या राइट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे ताकि पता चले कि व्हाट इज लग्जरी? गौरव, डू यू नो व्हाट आर द टू मोस्ट ओवरयूज्ड वर्ड? लव एंड लग्जरी। ओके। लव इन डेली लाइफ एंड लग्जरी इन रियल एस्टेट। हम हर चीज को लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी, आई मीन राइट। और लग्जरी भी ना बहुत सब्जेक्टिव है। फॉर मी लग्जरी समथिंग कि मुझे ज्यादा ओपन एंड ग्रीन एरिया चाहिए, फॉर मी दैट इज मोर लग्जरी। लग्जरी इज अ गुड वेंटिलेटेड हाउस, हाउस विच हैज गॉट लॉट ऑफ सनलाइट, बिल्कुल, राइट। और उसमें ऐसी एम्यूनिटीज हो जो मैं उसको यूज कर सकूं, मेरे लिए वो लग्जरी है। किसी के लिए लग्जरी कैन बी कंफर्टेबल, जो बिल्कुल रेगुलर और कंफर्टेबल घर हो। हाँ एग्जैक्टली, कि मुझे नहीं चाहिए कि मेरी डिजाइनरी टाइल्स हो, मेरी वॉल्स बहुत ही क्यूरेटेड हो, हैंड पिक्ड हो। तो लग्जरी बहुत सब्जेक्टिव है एंड पीपल शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि
अब कुछ projects on Dwarka Expressway there are coming at a price, throwaway prices. Even they are claiming themselves to be luxury. How is that even possible? Right? तो एक हमें भी अपने client को बताना पड़ेगा कि yes, we are somebody who can help you to define luxury. और आपके लिए क्या लग्जरी है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड देन वी कैन सजेस्ट यू अकॉर्डिंगली. तो लग्जरी बहुत ही सब्जेक्टिव है. या बट हर ब्रोशर के अंदर जैसे आपने बोला लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, सुपर लग्जरी, इट एंड्स हियर. कोई ऐसा रेड फ्लैग भी होता है जो कई बारी आपको लगता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट मैं नहीं बेचूंगी या ये प्रोजेक्ट तो मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगी, या कस्टमर की तरफ से भी कोई ऐसा रेड फ्लैग के दिस इज अ स्ट्रेट अवे नो नो? अच्छा, तो रेड फ्लैग सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है वो है व्हेन अ डील इज टू गुड टू बी ट्रू. आई अंडरस्टैंड एक आधी ना डिस्ट्रेस डील होती है, वो एक्सेप्शन होता है, बट वो कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रेस होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो इसमें कैच है, समथिंग इज फिशी. या तो इसकी डिलीवरी नहीं मिलेगी, रेडी टू मूव है तो इसमें कुछ मेजर प्रॉब्लम है विद दिस प्रॉपर्टी. डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है. एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है या इसमें को ओनर्स बहुत सारे हैं एंड दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. सेकंड रेड फ्लैग इज, मुझे ऐसा लगता है कि सेलर की इंटेंशन सही होनी बहुत ज़रूरी है. राइट, हमें कई बार लगता है कि नहीं बायर सेलर मिल रहे हैं, फटाफट कराओ डील, जल्दी कमीशन मिले, बट आप ये नहीं रियलाइज करते कई बार वो डील गो थ्रू होती ही नहीं है बिकॉज की सेलर की इंटेंशन चेंज हो जाती है. समबडी इज ऑफरिंग अ प्राइस स्लाइटली हायर देन व्हाट हैज बीन ऑफर्ड, तो उनका इंटेंशन वहीं पर ही हो जाते हैं. तीसरा रेड फ्लैग जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग जैसे सुपर लग्जरी बोल के एंड दे आर कमिंग एट अ प्राइस व्हिच इज अनबिलीवेबल. राइट, तो वो भी एक रेड फ्लैग है. और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा रश कर रहे होते हैं कि बस कल तक का ही टाइम है, बस परसों तक का ही टाइम है. तो वहाँ पे भी आई ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक कि नहीं, आई विल टेक माई टाइम. मैं अपनी ड्यू डिलिजेंस पहले करूँगा, अपना लीगल चेक करूँगा, तभी मैं एक्ट करूँगा. मतलब वही आप वाली बात, फोमो पे नहीं जाना चाहिए. और जल्दबाजी अगर कोई ज़्यादा कर रहा है तो आपको अपना टाइम ले लेना चाहिए. हाँ, 100%, बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई. आप बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर इन फॉर अ लॉन्गर रन, स्पेशली फ्रेश इन्वेस्टमेंट. आप 5 साल के लिए इन्वेस्टेड हो उसमें, आपका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है. तो थिंक एज मेनी टाइम्स एज यू कैन एंड मेक अ वेरी वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन. ऐसा हुआ भी है कभी कि आपने बोला हो कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो मैं सेल नहीं करूंगी, आई विल नॉट रिकमेंड इट टू एनीवन? बहुत बारी हुआ है. हो रहा है ऐसा? बहुत. एंड यू नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको जब दिख रहा है कि यू आर गेटिंग द मनी एंड इट्स अ वेरी इजी. देखो कुछ चीज़ का जिसमें बोला देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर टू गुड टू बी ट्रू, तो उसके लिए ना इतनी अगर आप मार्केटिंग कर दोगे तो खुद को कल को क्लाइंट ही खुद चल के आ रहा है. सो यू डोंट इवन हैव टू कन्विंस देम. वो कह रहे हैं कि हमने मन बना लिया, हमने यही करना है. हाँ, और उसको मना करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. तो बट फिर आपको करना पड़ता है बिकॉज आप उस क्लाइंट को सिर्फ एक क्लाइंट की तरह नहीं देख रहे हो, यू ट्रीटिंग देम एज अ रिलेशनशिप. आपने फ्यूचर में भी कुछ देना है. अगर वो फिर भी एडमेंट है तो मैं बोलती हूँ कि आई कैन सजेस्ट समबडी हु इज वर्किंग ऑन इट, गो अहेड. क्योंकि बाद में फिर उनको रियलाइज करेंगे बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर 4 or 5 years, यू हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो. राइट, तो 5 साल बाद उनको लगेगा कि नहीं व्हाट शी वाज सेइंग वाज एक्चुअली राइट. तो हम अपने एथिक्स और अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ना करें एंड वी टेल देम कि ठीक है सर, अगर आपको लेना है तो आई विल सजेस्ट यू समवन. एग्जैक्टली, एंड सिमिलरली गोज फॉर द रीसेल डील आल्सो. बहुत बारी जब मीटिंग में बैठते हैं तो लगता है कि नो समथिंग इज वेरी फिशी, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, आप बयाना तो कर दो, या फिर सेलर कह रहा है कि देख लेंगे, मैं भी टोकन ही पकड़ता हूँ, या मतलब यू गेट टू नो, यू by the time you have so much of experience you start reading people. तो उनकी इंटेंशन समझ में आती है, उनका समझ में आ जाता है कि whether they are actually want to go ahead or not. तो उन चीज़ों में भी, क्योंकि it's very heart breaking अगर communication gap है. सपोज करो आपकी कोई डील है, ATS के बाद जब होती है तो आपको लगता है कि नो यार दिस नुकसान हो गया. हाँ, और वो बहुत पास थी टू द क्लोजर. तो वो सिचुएशन ना, इससे अच्छा है कि पहले ही आप मूव आउट हो जाओ, नहीं तो आपने बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी होती है उस डील में. बट लोग कई बार नहीं समझते हैं. कई बार लोग घर से ही माइंड मेकअप करके आते हैं कि मुझे तो यही वाला बिल्डर चाहिए, यही वाला प्रोजेक्ट चाहिए. बिल्कुल. और उनको समझाना कई बार बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं आप फंस जाओगे कल को. एंड लोग माइंड मेकअप करके ही आए होते हैं. बिल्कुल, वो इन हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन. I mean, you are very well aware about this one particular project on Dwarka Expressway where this is happening. अच्छा. हाँ, कि प्राइस पॉइंट
मतलब वहाँ पर अभी जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है सारे प्रोजेक्ट्स अभी जो भी आ रहे हैं क्लोज टू 20, 18, 19 एंड यू Okay. ब्रिंगिंग समथिंग विच इज लेस देन 15K इज अ रेड फ्लैग. आई अच्छा. मीन बन जाए वेरी गुड, ऑब्वियसली इवन आई वुड वांट दैट जिन लोगों का पैसा लगा है. बट जो मेरी पर्सनल इंटेंशन है, जो मुझे पर्सनली लगता है, तो मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. आई थिंक आई नो आप किसकी बात कर रहे हो, हाँ. और मुझे भी वही सेम फीलिंग है कि ये पहले भी गलत कर चुके हैं हाँ. क्लाइंट्स के साथ. बिल्कुल. अब दोबारा ला रहे हैं, इतनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट वी डोंट नो के. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गौरव, पहले मैंने भी उसके बारे में थोड़ा सा स्प्रेड आउट करने का वर्ड सोचा, बट देन आई टुक अ स्टेप बैक. मैंने कहा नॉट एनी मोर, बिकॉज आई डिड माई रिसर्च, आई स्पोक टू अदर फेलो एसोसिएट्स इन द मार्केट एंड आई थॉट नो आई विल नॉट डू दैट. बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो शुरू में तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर बाद में गायब भी हो जाते हैं. हाँ. अभी रिसेंटली भी हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, अभी भी हुआ है. I And know which I one. was talking to my friend and he said यार I've sold 100 apartments. और अब वो बिल्डर ही प्रोजेक्ट ही अब वो प्रॉब्लम में आ गया है. And the kind of consultants they had, Yeah. believe me, I mean I've worked in Dubai. मैंने वहाँ का रियल एस्टेट भी बहुत क्लोजली देखा है. So they have partnered with one of the very famous well known name in Dubai. अच्छा. हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, अब अच्छा ही कंसल्टेंट होगा. अच्छा आ रहा है तो वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आएगा. Yeah. तो कई बार आप ना इसलिए भी कन्विंस हो जाते हो, बट देन लेटर यू रियलाइज कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नो हार्म इन एडमिटिंग Yeah. कि हाँ गलतियाँ होती है. आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन. कई बार क्या होता है कि आप यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, Yeah. और आपको लॉजिकल रीजन दिख रहे हैं कि यू गॉट द बेस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स, यू गॉट द बेस्ट ऑफ माइंड्स, इंडस्ट्री के वेटरन्स आपको आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि दे वोंट डू समथिंग रॉन्ग, राइट? तो आप वो कन्विंस हो जाते हो, बट धीरे धीरे थिंग्स विल गेट क्लियरर एंड देन यू शुड एक्चुअली कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट. एग्री. अब थोड़ा सा गुड़गांव के बारे में भी बात करते हैं. गुड़गांव के बारे में कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि बेटर है देन एनी अदर ग्रोइंग सिटी इन इंडिया? अच्छा, एक चीज़ जो आई मीन नॉट रिलेटेड टू रियल एस्टेट, बट लाइक ऑफ लेटली ना मैंने इतना ट्रैवल किया है थैंक्स टू रियल्टी ड्राइव एंड अदर आई मीन अपॉर्चुनिटीज दैट आई एम गेटिंग. तो हैदराबाद गए, बैंगलोर गए, मुंबई गए. नॉट टॉकिंग अबाउट हैदराबाद स्पेसिफिकली, बट हाँ बैंगलोर, मुंबई. मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप मिस्टर हीरानंदानी Oh के yeah, साथ भी what थे. a moment it was. Okay guys, can you guess who's with me today? Well, it is Mumbai's Ratan, Mr. Niranjan Hiranandani. But today we are not going to talk about real estate. So let's keep Mr. Hiranandani aside. Let's talk about Niranjan. It was a surreal moment because मुझे लगता है वो ना सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है. बिल्कुल, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल है. ना उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, वो बहुत ही क्लाइंट ओरिएंटेड है, एंड यूजर ओरिएंटेड है, और उनकी ना कुछ बातें इतनी सिंपल है बट इतनी इम्पैक्टफुल है. एग्री. कि आप इतना ग्लॉसी बना रहे हो सब कुछ, आप बेसिक्स गेट योर बेसिक्स राइट फर्स्ट टाइम राइट. आपको लगता है सीपेज की प्रॉब्लम है तो अपनी टेरेस को वाटर प्रूफिंग कर लो, अपनी बालकनी को. इट इज वेरी सिंपल. तो आपको बाद में दिक्कतें आएंगी ही नहीं. उनका एक्सपीरियंस बोलता है. एंड आई हैव सीन द हीरानंदानी और पवई गार्डन्स, ब्यूटीफुल. मतलब अलग ही फील है वहाँ की. एग्री. राइट. तो जब मैं इन सब जगह को देख रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ लगती है जो ब्यूटी है गुड़गांव की, कि हर सिटी अपने आप को ना कॉस्मोपॉलिटन बोलती है, बट गुड़गांव इज ट्रूली अ कॉस्मोपॉलिटन. एग्री. इन द सेंस कि यहाँ पर हर तरीके के लोग काम करते हैं और एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया है. सो वन थिंग आई वुड से इज एक्सेप्टेंस. इन द सेंस आप मुंबई में हो तो पीपल थोड़ा रीजनलिज्म आ जाता है. बिल्कुल आ जाता है. यहाँ पर आओ आपको साउथ इंडियन साउथ से ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, राइट? एंड पीपल आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी एक्सेप्टिंग और टॉलरेंट है टू द डिफरेंसेस दैट वी हैव. तो मुझे ये बहुत अच्छी ब्यूटी लगती है गुड़गांव की. एग्री. एंड जितनी ग्रोथ अभी यहाँ पर हो रही है, मेरा मानना है कि हरियाणा को छोड़ो पूरे इंडिया के अंदर जितनी ग्रोथ गुड़गांव दे रहा है वो शायद और कोई भी सिटी नहीं दे रही. एंड दे आर एक्चुअली काइंड ऑफ जेलस अबाउट इट एंड सोच रहे कि किस तरीके से आई मीन द राइजिंग किड इसको कैसे, बिकॉज दे फॉरगेट, दे स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद बॉम्बे और एनी अदर सिटी. दे डोंट रियलाइज बॉम्बे इज 300 years old और गुड़गांव इज 30 years old. उसको टाइम तो दो ग्रो करने का, राइट? एंड वाइल ग्रोइंग, वाइल डेवलपिंग, यू विल सी कि चैलेंजेस आते हैं. एंड इट्स नॉट अ ग्रीन फील्ड सिटी कि आप पहले से डिजाइन करके बैठे हो. तो धीरे धीरे थोड़ा पैच वर्क भी होता रहेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग मिस और वो भी धीरे धीरे इट शुड चेंज. एंड व्हाट्स वन थिंग व्हिच इज मिसिंग गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए? क्या एक चीज है जो कि अभी लग रहा है कि मिसिंग है, ये और डाल दे तो बस फिर वर्ल्ड क्लास बन जाएगी? ये तो मैं अगर 10 सेकंड चुप रहूं ना, लोग कमेंट से बता देंगे व्हाट इज मिसिंग. इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग टाइम. एंड आई एम समबडी हु इज वेरी वोकल.
देखो ऐसा नहीं है जिस शहर से आप प्यार करते हो या जहाँ से आप अपने ब्रेड बटर यू अर्न आउट ऑफ इट डज नॉट मीन कि आप उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते हो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है. बिल्कुल है. द अथॉरिटीज, द गवर्नमेंट, द लोकल बॉडीज, दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे उन तक ना आवाज जानी चाहिए कि डेवलपर्स आर डूइंग देयर बिट. ठीक है, वो अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छा बना रहे हैं, टाउनशिप को अच्छा बना रहे हैं, बट द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड the potholes, they are bigger than your cars. Right, our city turns into a beautiful Venice. है ना, every time it rains. every time. और इसके चर्चे पता नहीं कहाँ कहाँ तक हो जाते हैं कि तुम्हारा गुड़गांव ऐसे, तो इट फील्स बैड राइट. तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा कैचअप करने की जरूरत है. और हमारे मास्टर प्लान्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन में कमी है. राइट, आवर मास्टर प्लान्स आर एज गुड एज एनी अदर सिटी, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है. गुड़गांव इज जनरेटिंग टन्स ऑफ मनी फॉर देम. एग्जैक्टली, सर्कल रेट आप बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करते हो. इट हैज टू बी एनुअली रिवाइज्ड. पिछली बार 2 साल में 2 बार आपने रिवाइज कर दिए. ईडीसी ले रहे हैं आप, आईडीसी, इतने डेवलपमेंट चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटीज, हर चीज आप ले रहे हैं, बट देन वेयर इज इट गोइंग? वी शुड आस्क द क्वेश्चन. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इट इज आवर जॉब वंस अगेन टू आस्क द अथॉरिटीज एज वेल कि हाँ, वेयर इज द मनी गोइंग. और एक चीज मेरे को और लगती है, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो जाए, दिल्ली के मुकाबले थोड़ा बहुत भी हो जाए, तो भी आई थिंक सिटी को बहुत हेल्प मिलेगी. आज तक वो ना मिलेनियम सिटी पे ही रुकी हुई है. मैं कब से सुनती आ रही हूँ, लाइक व्हेन आई डिड नॉट इवन जॉइन रियल एस्टेट, मैं तब से सुन रही हूँ कि ना ये एक्सटेंड होगी, मेट्रो नेटवर्क एक्सटेंड होगा, और आपका हाईवेज और बनेंगे, अंडरपासेस बनेंगे, एक्सटेंशन पे भी. नॉट सीन. मेट्रो का आप सोचो, मेट्रो आज छोटे छोटे टाउन्स तक पहुंच गई है. उधर रोहतक तक मेट्रो पहुंच गई है, फरीदाबाद तक मेट्रो पहुंच गई है, नोएडा में तो आगे ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो पहुंच गई है. बट गुड़गांव में जो 2009 में थी आज भी वही है. एग्जैक्टली द सेम, नथिंग हैज चेंज. गोल्फ कोर्स रैपिड वाली भी सेम वहीं पर अटकी हुई है, एंड योर येलो लाइन इज एग्जैक्टली द सेम. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज हम बोलते हैं कि ट्रैफिक कम करो. ट्रैफिक कैसे कम होगी? तो रोड की हालत आपकी खराब है. राइट, रोड अगर वाइड भी है बट इतने बड़े पॉट होल्स हैं, साइडवेज वॉकवेज नहीं है पेडिस्ट्रियन के लिए. इवन द बेसिक फैसिलिटीज, आप चल भी नहीं सकते अपनी खुद की सिटी में. आप बोलते हो तो वॉकेबिलिटी बढ़ाओ, गाड़ी में सिंगल मत ट्रैवल करो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो. वॉकिंग मतलब लोगों के लिए पेडिस्ट्रियन वॉकवेज दो, साइकिलिंग पाथ्स दो, कुछ तो दो. देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट पीपल टू स्टेप अहेड. एग्री. एंड आई थिंक गवर्नमेंट को अब इसको थोड़ा सा पीपीपी मॉडल पे जाना चाहिए. जैसे रैपिड मेट्रो बनी या जैसे गोल्फ कोर्स रोड बनी, तो उन्होंने डीएलएफ को ही बोला और डीएलएफ ने हैप्पीली उसको बिल्ड करा है. सो आई थिंक दैट इज द बेटर वे टू गो, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप हो. बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे M3M है, बिरला है, अदानी है. अगर हम उनको आज एम्पावर करेंगे तो मे बी दे विल डू अ बेटर जॉब फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो. Exactly, I agree to it, but we have to also make sure कि there has to be some checks and balances. Because private का ना एक ultimate motive होता है to maximize the profit. और एक public transportation या public facilities ऐसी चीज़ है which is meant for the masses, should not come at a very exorbitant prices. तो मुझे लगता है कि ये करना चाहिए. We should actually kind of encourage it. बट एक चेक और बैलेंसेस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन वुड अल्टीमेटली लीड इनटू हायर प्राइसेस. सो कोई स्टोरी हो आपके पास, कोई आपके क्लाइंट की स्टोरी हो जिसमें आपको डील करके बहुत ही मज़ा आया और आपका एक कनेक्ट भी बना क्लाइंट के साथ, कोई ऐसी डील जो आपको लगे कि ये मुझे हमेशा याद रहेगी? It's not a cliche, but believe me, I remember almost all my deals. Okay. क्योंकि ना सारी बहुत ही अच्छी होती है. जो नहीं go through हुई वो भी याद रहती हैं, ठीक है, और जो हो जाती हैं वो तो मतलब ऑब्वियसली एक ना हर वक्त जब भी आप एक डील क्लोज करते हो, चाहे इट इज़ एज स्मॉल एज 2 crores, राइट, एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत अच्छा है. और मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स ही ऐसे वो रिलेशनशिप बन गए हैं. एग्री. आई स्टिल रिमेंबर मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आई वॉज कॉल्ड फॉर डिनर एट माई क्लाइंट्स प्लेस. तो उनके पेरेंट्स जो थे, आई मीन दे वर इन देयर से 80s. तो वो कह रहे थे ब्रोकर्स को कौन खाने पे बुलाते हैं. तो वो कह रहे थे जस्ट मीट हर, देन यू नो कि वो ब्रोकर नहीं है. शी इज मोर लाइक अ फैमिली, यू नो, मोर लाइक एन एडवाइजर, मोर लाइक अ कंसल्टेंट. तो आप जब मिलोगे तो पता चलेगा. सो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है. तो मुझे लगता है मुझे ना सारी अपनी ऑलमोस्ट सारी डील्स याद रहती हैं, क्योंकि वो ना अल्टीमेटली ना मेरी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है. नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग
बिलीव मी, और मैं उनके साथ रिपीट ट्रांजैक्शंस करती रहती हूँ। उन्होंने ये नहीं बोला कि एक तो ब्रोकर को कौन खाने पे बुलाता है और ये लड़की ब्रोकर है, उन्होंने ये नहीं बोला? हाँ, तभी उन्होंने कहा कि यू विल सी कि ये सिर्फ ब्रोकर ही नहीं, कंसल्टेंट भी है, फीमेल एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट है, प्लस इन्फॉर्म्ड है। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ आप कर रहे हो सिर्फ ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट को रट के बैठे हो, नहीं, यू आर समबडी हु इज इन्फॉर्म्ड, हु नोज देयर नंबर्स, हु नो देयर डेटा, हु नोज द माइक्रो एंड द मैक्रो सिनेरियो। सो अब एक नई चीज जो अभी अब दोबारा से ऐड आनी शुरू हो गई है, विच इज $1 million लिस्टिंग सीजन 2। सो यू वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीजन। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था और वो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताओ। अच्छा, सी गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, क्योंकि मुझे अभी ना 3 साल अभी होने हैं रियल एस्टेट में, एंड ऑल द गुड थिंग्स हैव हैपेंड टू मी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, बिलीव मी। देखो, थोड़े बहुत तो फेलियर्स, थोड़े हिकअप सबके उसमें ही आते हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। बट मेरे साथ बहुत अमेजिंग चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जैसे मैंने रियल एस्टेट किया, जब मैंने रीसेल से स्टार्ट किया, मेरे पहले कुछ महीनों में डील हो गई थी, राइट, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए, वर्ड ऑफ माउथ और रेफरेंस बहुत स्ट्रांग हो गया था। यू आर मेंट फॉर रियल एस्टेट। एग्जैक्टली, इट वाज, आई गेस इट वाज माय कॉलिंग। तो ये सब चीज़ें होना शुरू हुआ। फिर मैं इंस्टाग्राम पे आई तो इट स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन, बिकॉज आई थॉट ऑफ काइंड ऑफ एम्पावरिंग माई क्लाइंट्स। मुझे था कि सिर्फ मुझे लिस्टिंग नहीं बताना, आई वांट टू एम्पावर, कि उनको पता हो कि बेसिक्स क्या है, क्या नॉलेज है, क्या चल रहा है, हु इज़ राइट, हु इज़ नॉट। और इंस्टाग्राम के थ्रू ही मेरे को $1 million लिस्टिंग का ऑफर आया, एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज, मी एंड माई हस्बैंड, वी वर गोइंग टू वृंदावन। अच्छा। बाबा नीम किरोली का आश्रम है वहाँ पर, तो हम वहीं जा रहे थे, एंड मेनी गुड थिंग्स हैव हैपेंड व्हाइल गोइंग देयर। तो बिलीव कह लो, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग। तो फर्स्ट आई कुडंट बिलीव इट, बिकॉज यू नो while growing up, you know, I always wanted to be very famous. मुझे था कि मुझे ना फेमस होना है, टीवी पे आना है, टीवी पे आना है, फेमस होना है, मे बी आई वांट टू बिकम अ मॉडल, और आई डोंट नो कोरियोग्राफर, हाँ, कि आई लव टू डांस। तो मुझे ये नहीं पता था किस तरीके से होंगे। अब रियल एस्टेट में आ गए तो कैसे होगा, आई कुडंट अंडरस्टैंड कि सच में हो रहा है। मैंने सेलिंग सनसेट्स देखा हुआ है, हाँ, तो मुझे था कि हाँ बाहर होता है, इंडिया में कौन ही लेकर आ रहा है, and that too season 1. I thought it could be a prank also, it could be a scam also. But फिर मेरी बात हुई, and then I realized it is actually true. It was like, okay, somebody pinch me, it's happening to me. फिर हम मिले, फिर I mean this is how I got the opportunity, फिर understand के, and then we started shooting for it. And उसके बाद आपके करियर को जंप मिला, नहीं मिला, उससे फायदा मिला, नहीं मिला, कैसा रहा? उसके बाद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फायदा 101% मिला। एक तो मुझे एक्सपोजर मिला टू बी ऑन द कैमरा, टू बी ऑन द टीवी, राइट। कैमरा पे तो हम रहते ही है, बट देन हाँ, टू बी ऑन द नेशनल टीवी, एक ऐसा OTT विच द एंटायर इंडिया इज कंज्यूमिंग। देन ऑल्सो पीपल स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी कि हाँ आप तो वही है जो $1 million लिस्टिंग में आए थे। और यू नो लोगों ने आई थिंक बहुत पसंद भी किया, बहुत पसंद किया, बिकॉज वो रेडी नहीं थे कि कुछ ऐसा कुछ आएगा, और सबको रियल एस्टेट का समझना है, बट बोरिंग तरीके से नहीं समझना। तो व्हाट बेटर वे टू सी अ रियलिटी टीवी एंड देन अंडरस्टैंड कि अच्छा ये होता है रियल एस्टेट। अब लोग वो सास बहू वाले प्रोग्राम्स नहीं देखना चाहते, अब कोई नहीं। तभी मुझे लगता है पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन शोज व्हिच हेल्प्स देम टू ग्रो, कि कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो अभी सीजन 2 कैसा लग रहा है? सीजन 2 टू बी ऑनेस्ट मैंने शायद उसका भी पहला ही एपिसोड देख पाई, बिकॉज यू नो आई मीन देयर सो मच ऑन आवर प्लेट, तो अभी तक टाइम मिला नहीं है। बट हाँ, एक दिन बैठ के बिंज वॉच करूंगी। बट ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक ऑल माई फ्रेंड्स आर देयर, एंड आई पर्सनली नो उन सबकी जर्नी ना बड़ी अमेजिंग है, सब बहुत ही हार्ड वर्किंग है, दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। तो मतलब आई विश देम वेल, और अभी मुझे देखना है, बट कुडोस टू देम, बहुत अमेजिंग कास्ट है इस वाली सीजन 2 की भी। तो इस बार भी गुड़गांव में इन्होंने सेंटर रखा है, कहाँ पर हो रहा है? हाँ, इस बार भी गुड़गांव, दिल्ली NCR या गुड़गांव स्पेसिफिक। हाँ, आई थिंक they were planning to go to Mumbai, but मुंबई में इतनी ग्लैमरस प्रॉपर्टीज नहीं है, बिकॉज यहाँ की ब्यूटी है, हमारे पास लैंड है, हम बड़े बड़े मैंशंस बना और सकते हैं, और इतने ग्लैमरस एजेंट्स भी नहीं है, ग्लैमरस एजेंट्स भी नहीं है, बट आई मस्ट से दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। लाइक आई वाज रिसेंटली पार्ट ऑफ रियल्टी ड्राइव, और अप्रैल में भी देयर वाज दिस इवेंट बाय इनसोमनियाक्स। तो वहाँ पर जब मैं उनसे मिली, दे आर वेरी वेल रिसर्च, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, चाहे वो ग्लैमरस ना दिखते हो, बट देयर ब्रेन इज वेरी ग्लैमरस। Yeah, I know. And something that I learned from them. I've seen this in Bangalore. बैंगलोर में मैंने कुछ रियल एस्टेट के इवेंट्स अटेंड करे,
और जब मैंने वहाँ के एजेंट्स देखे मेरे को ऐसा लगा ये शायद किसी दूसरी दुनिया के ही एजेंट्स हैं। एग्जैक्टली। और मैंने कहा यार हमारे वहाँ के एजेंट्स और यहाँ के एजेंट्स में तो जमीन आसमान का फर्क है। नहीं, वो अपने ब्रेन को ब्यूटिफाई करने में बहुत मेहनत करते हैं। और ये रियलिटी टीवी जैसे आपने बोला उसमें कितना रियल था या स्क्रिप्टेड भी होता है, कुछ उसके अंदर पहले से प्री प्लान्ड भी होता है, कैसे होता है? गौरव, दैट वाज एज रियल एज दिस पॉडकास्ट। ओके ओके। या तो बहुत सारी चीजें रियल थी। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो प्रॉपर्टीज दिखाई, जो क्लाइंट स्टोरीज थी, दे वर ऑल रियल। एग्जैक्टली। Okay. आई मीन कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो यू कैन नॉट बी 100%, जैसे हम बोल रहे थे Yeah. हमेशा कैमरा ऑन है, यू कैन नॉट बी 100% योरसेल्फ बिकॉज you are always being judged in a Okay. way, Yeah. right? You can't take a step back. आपने जो एक बार अपने मुंह से निकाल दिया वो वापस नहीं ले सकते हो। तो कुछ चीजें हो सकती है। आई वुड से इट वाज 80% रियलिटी, 20% शोबिज। कोई ऐसा लेसन जो आपने सीखा हो और फिर आपने अपने चैनल पे उसको यूज किया हो, या कुछ ऐसा सीखने को मिला हो वहां से? सीखने को तो मुझे ये मिला कि देखो चाहे वो ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो, ठीक है, कैमरा एक पल को बंद हो सकता है बट द लाइफ गोज ऑन, राइट? द क्रेडिबिलिटी हैज टू ऑलवेज बी देयर। मतलब कैमरा पे भी हो नहीं भी हो, आपने हमेशा ना यू हैव टू बी एज ट्रूथफुल एज पॉसिबल, राइट? यू हैव टू बी एज क्रेडिबल एज ऑलवेज। हमेशा अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करना है। जैसे उसमें भी मैं कोशिश यही कर रही थी वाइल ऑन कैमरा कि मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रू पिक्चर दूँ, सही चीज़ें दिखाऊँ। लिस्टिंग में कुछ गड़बड़ है भी तो उनको भी एड्रेस करूँ। कुछ ऐसे यू जस्ट डोंट हैव टू हाइड इट अंडर द कारपेट। एंड द बिगेस्ट लेसन इज, I mean, your reality is very easier than reality TV, so enjoy it. तो ये है। But हाँ, if given an opportunity, one should actually experience being part of a reality series. So, एक बिल्डर जो आप रियली में एडमायर करते हो, DLF का नाम मत लेना क्योंकि वो मैंने तो लेना भी नहीं था, to be honest. So DLF का तो we all admire, but कोई एक ऐसा बिल्डर जिसको आप एडमायर करते हो and you are very vocal about it. Central Park. Oh, really? And I'm sure if you see, like I'm a huge fan of Central Park. Central Park कुछ नया भी नहीं ला रहा होगा, जो उसके existing है ना, मैं सोचती हूँ उसको I want people to know about it. कि इतना सुंदर उन्होंने Central Park resort बना रखा है। Agree. आज भी देखो, I was looking at somebody else's content और उन्होंने बड़ा rightly कहा, उनका जो गोल्फ कार्ट चलाते हैं ना, वो बोलते हैं कि ऐसा तो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया जितनी सुंदर टनल मिस्टर बख्शी जी ने पहले बना दी। इट इज ब्यूटिफुल, वेरी समवॉट इंटरनेशनल बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स हैं। AQI, दे वर सो विजनरी, दे थॉट अबाउट AQI कंट्रोल करना है कि लोग घरों में तो लगा लेते हैं बट बाहर उन्होंने बाहर मेंटेन करने के लिए द टॉप ऑफ ऑल द टावर्स दे केप्ट, राइट? मेंटेन्ड ओपन एंड ग्रीन एरियाज बहुत सुंदर है उनके, क्लब हाउसेस। एंड जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन है। वहाँ पर आई हैव सीन, पर्सनली सीन, देयर वर 2 जापानीज किड्स प्लेइंग और वो मुझे ना बोलते, दीदी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड आई लुक्ड एट देयर फेस कि आपको हिंदी आती है, कि इतना प्यारा वहाँ का कल्चर है ना, इट्स सो एक्सेप्टेंस। और मोर देन 20 नेशनैलिटीज आर स्टेइंग देयर। उनकी लीजिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। So fortunately मैं भी वहीं रहता हूँ। ओह लवली। तो वहाँ पर आपको जापानीज मिलेंगे, कोरियन मिलेंगे, आपको इवन रशियन मिलेंगे। Russians, yeah, I've made few friends on Instagram only, and they also stay in the studio apartments. क्योंकि उनके जो services हैं, they are nothing less than a 5-star hotel. Like it is white glove services that you're getting. तो ये best mix of है कि feeling that touch of homeliness जो आपको hotels में नहीं मिलती, plus you get the services and the kind of treatment you get in a hotel. तो वहाँ पर everything about Central Park I love. कोई एक प्रोजेक्ट जिसमें आपको लगता हो कि मेरे पास, मैं अपने भी पैसे लगा सकती हूँ? अभी जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जो भी रिसेंटली पिछले 2 या 3 साल में लॉन्च हुए हैं, आपको लग रहा हो कि ये वाला काश मैंने भी ले लिया होता? ऐसा तो देखो, मतलब मैं खुद भी इन्वेस्ट करती रहती हूँ। इफ नॉट अलोन तो मैं कंसोर्टियम के साथ, लाइक मैंने डैड को पूल इन कर लिया, मेरी टीम में से ही लोग हैं, बिकॉज नॉट ओनली फॉर क्लाइंट्स, फॉर माई टीम एज वेल। आई बिलीव कि हमने ना उनको एम्पावर करना है। उनका जो कमीशन आ रहा है, ऐसा नहीं हो जाके बस उड़ा दे और भूल जाए। आई टेल देम कि हाँ पूल इन करो, लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग। छोटे छोटे में ही करते हैं, टिकट साइज में। एंड एज आई सेड, सेंट्रल पार्क आई लव। तो मुझे उनके ना स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत पसंद है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करती भी हूँ, लाइक आई डिड इन सिलीन। एंड आई एम प्लानिंग फॉर सेक्टर 104 में भी जब इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वी थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग कि अगर हमें रहना भी नहीं है, वी गेट अ गुड रेंटल यील्ड।
आई मीन इट इज़ एज गुड एज यू गेट इन कमर्शियल्स, और कमर्शियल में वो आपको ना सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं रहती। आप हमेशा ये सोचते हो टेनेंट आएगा, रिन्यूअल होगा, एंड देन ऑक्यूपेंसी है नहीं Yeah. है, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। स्टूडियो में इट्स द बेस्ट दैट दे आर डूइंग, दे हैव एस्ड द गेम। Yeah. तो मुझे लगता है कि चाहे वो थोड़ा प्रीमियम भी ले रहे हैं, मेरे थोड़े पैसे ज़्यादा लग रहे हैं स्टूडियोज में, बट इट इज़ वर्थ इट इन द एंड। तो जब तक आपकी लीजिंग टीम स्ट्रांग नहीं होगी तब तक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू नो आई वाज शॉक्ड टू नो द रूम्स है जो सेंट्रल पार्क में, उसमें मोर देन 95% ऑक्यूपेंसी रहती है, यस, हमेशा ही रहती है। विच इज़ सो गुड। मतलब कि अगर इन्वेस्ट किया है स्टूडियो में, तो आप इस माइंड सेट से जाते हो कि मैंने अपना पैसा डाल दिया, Yeah. मुझे पैसिव इनकम आती रहे, आई शुड नॉट टेक केयर द बर्डन जो कि मैं टेनेंट ढूंढूं, फिर उसका रिन्यूअल कराऊं, खाली करके जा रहा है, ये तोड़ दिया, ये चेंज कराना है। सो इट्स अ वेरी seamless and smoothless journey that they let their clients experience. आपके चैनल की बात करें तो आपका चैनल का क्या नाम है, हाउ कैन पीपल फाइंड यू, एंड व्हाट डू यू फील कि आपके नेक्स्ट 5 years 10 years कैसे जाने वाले हैं? मेरे चैनल का नाम है दैट रियल्टर गर्ल। यूट्यूब पे भी हूँ बाय द नेम ऑफ दीप्ति मलिक अनफिल्टर्ड, ऑल्दो Okay. वहाँ पे ज़्यादा रेगुलर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आई ट्राई टू बी, बट देन आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन, और हम क्लाइंट्स को भी मिलते हैं, फैमिली को भी टाइम देना चाहती हूँ, फ्रेंड्स को भी टाइम देना चाहती हूँ। आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक फिक्सेटेड कि सिर्फ काम काम है। आई नीड टू हैव माई सैनिटी, बट हाँ, कोशिश फिर भी करती हूँ कि थोड़ा रेगुलर रहूँ उस पर भी। बट आई थिंक ये दोनों अलग अलग हैं, एक यूट्यूब के लिए क्रिएट करना और एक इंस्टा के लिए क्रिएट करना, आई थिंक दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें बहुत हैं। कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, रिसर्च थोड़ी ज़्यादा है, Yeah. राइट। इंस्टाग्राम इज समथिंग यू हैव टू बी वे मोर कंसिस्टेंट। आपने अपनी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में कहना है, इट हैज़ टू कम अक्रॉस एज कि मतलब व्हाट यू इंटेंड टू से हैज़ बीन रिसीव्ड एज गुड एज द वे यू वांटेड इट टू बी। Yeah. और इफ़ यू आस्क मी कि मैं 5-10 साल बाद, टू बी ऑनेस्ट, आई एम समबडी हु विश टू एंजॉय द प्रेजेंट। ऐसा नहीं मैं फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती हूँ, बट मैं आज को भी ना बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं ना थोड़ी चीज़ों को ऐसे लेके चलती हूँ कि हाँ, लाइटली लेना है, इंजॉय करना है, अपने Excellent. क्लाइंट्स को सीरियस लेना है, बिजनेस को सीरियस लेना है, बट अपने आप को सीरियस नहीं लेना, Okay. राइट। तो धीरे धीरे नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना है, अच्छी मार्केट्स में एक्सपैंड करना है, बहुत सारा ट्रैवल करना है, सिर्फ एक ही जगह नहीं रहना है, बिकॉज द ग्लोब इज वेरी ब्यूटिफुल। Yeah, आई मीन agree. जिसने भी बनाया है बहुत सुंदर बनाया है, एंड यू गॉट वन लाइफ, माइट एज वेल जस्ट एंजॉय Agree. वर्क ट्रैवल कंबाइन करके सब कुछ। तो ऐसा कोई मैंने ये नहीं है कि मुझे ये करना है, देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट हाँ, मेरा भी एक विजन बोर्ड है Okay. जिसमें से आई वांट टू फीचर ऑन द कवर ऑफ फोर्ब्स मैगजीन, दैट हैज बीन अ ड्रीम। तो ये है, एंड वांट टू बी नोन समबडी एज क्रेडिबल, सक्सेसफुल एंड अ हैप्पी पर्सन दैट पीपल लुक अप टू, एंड कि हाँ, आई हैव टू बी हैप्पी एज वेल। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। थैंक यू दीप्ति, बहुत मज़ा आया, सेम हियर, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम हियर। थैंक यू सो मच गौरव। जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी, इट वाज वेरी लाइट हार्टेड, वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत मज़ा आया। इट कुड हैव गॉन फॉर आवर्स एंड आवर्स इस तरीके से, बट आई होप पीपल ऑल्सो enjoy as much Yes. as we did doing this podcast. And we should do this again. Yeah, 100%. Thank you Thank very you. much.